हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले का हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मैनी स्टूडेंट्स देयर फॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो इस तरीके से जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं उन्होंने इसको एक कॉलोनियल का नाम दिया है। एंड व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या होता है? इस बुक में आप लोग ये पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने अपनी कंट्री को जीता, हमारी कंट्री को जीता वो, और अपना एस्टेब्लिश किया रूल। एंड दे सब्जुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजाज, और उन्होंने जो राजा नवाब थे उनको दबाना शुरू किया। एंड यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू to meet their expenses, bought the goods they wanted at lower prices, produced crop they needed for export, and you will understand the changes that came about as consequences। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जब ब्रिटिश ने कंट्री को जीता और यहाँ पर जो नवाब और राजा थे उनको दबाने के बाद वहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने इकोनॉमी या सोसाइटी पर कंट्रोल करना शुरू किया, और उनके जो भी खर्चे थे उसके लिए उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एंड दे बॉट गुड्स, उन्होंने सामान को जो है बहुत ही चीप और लो प्राइजेस पर मतलब ख़रीदा था यहाँ से, जिसकी भी उनको ज़रूरत थी। और जो भी खेती उनको लगता था कि एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा है और जो उन्हें प्रॉफिट देगी, तो इस तरीके की क्रॉप को प्रोड्यूस करवाया जो एक्सपोर्ट करने की जिनको उसको उनको ज़रूरत लगी थी। और यहाँ पर हमें समझ में आया किस तरीके के चेंजेस यहाँ से आए थे। और अगर देखा जाए तो जो यानी कि जो कॉलोनियल क्या होता है कि एक तरीके से जब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस पर, यानी कि किसी भी कंट्री का अगर दूसरी कंट्री के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल पार्ट पर अधिकार हो जाता है और उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो वी रेफर टू दिस प्रोसेस कॉलोनाइजेशन। इसको हम कॉलोनाइजेशन यानी औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका how do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? तो कौन सी ऐसी सोर्सेज थी जिसका यूज़ हिस्टोरियंस ने किया था इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए? तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। One important source is the official records of British administration. The British believed that the act of writing was important. एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। बिकॉज क्या होता था कि जो ब्रिटिश थे वो ये बिलीव करते थे कि जो भी काम किया जाए उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनका कहना था जितने भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, कोई भी पॉलिसी आप बना रहे हैं, तो सबको बहुत ज़्यादा लिखना और साफ तरीके से लिखना ज़रूरी है। वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। जब इस तरीके से हम चीज़ों को लिख लेंगे तो उसको प्रॉपरली हम पढ़ भी सकते हैं, मतलब उसका अध्ययन किया जा सकता है और उसको लेकर वाद विवाद भी हो सकता है। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट्स को लिखना, एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी चीज़ें थी उसको लिखना और संभाल के रखना, ये सारी चीज़ें शुरू की थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको केयरफुली प्रिजर्व रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने उन रिकॉर्ड को संभाल के रखने के लिए रिकॉर्ड रूम्स अटैच करा दिए हर एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस में। जितने भी शासकीय इंस्टीट्यूशंस थे उनमें क्या अटैच करा दिया? रिकॉर्ड रूम। जैसे कि गांव में तहसीलदार के ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में और कमिश्नर के ऑफिस में, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज होते थे उनके ऑफिसेज में, जो कोर्ट्स होते थे उनके, सबके पास क्या होता था? ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। सबके पास अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे और जो भी काम होता था उन रिकॉर्ड्स को वहाँ पर उन रिकॉर्ड्स रूम में रखा जाता था। और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्किव्स एंड म्यूजियम वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो भी कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि लेखागार और जो म्यूजियम होते हैं, तो उनको भी इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया ताकि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जा सके।
अच्छा, उसमें क्या-क्या था, जैसे कि लेटर्स हैं या मेमोज़ हैं, जैसे कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से सँभाल के रखी थीं। और अगर आप चाहें तो जो स्टडी कर सकते हो नोट्स को, रिकॉर्ड्स को, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िशियल्स ने प्रिपेयर किए थे, और या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किसी भी ऑफ़िशियल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी ऑफ़िशियल्स को अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो वो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली copied out and beautifully written by कॉलीग्राफिस्ट, यानी कि जो 19th सेंचुरी की शुरुआत का टाइम था तो उसमें इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली कॉपी किया गया, और इनको लिखने वाले जो सुलेख लिखने वाले लोग होते थे उनके द्वारा इनको बहुत अच्छे से लिखा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो क्या होते थे, बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखने, कहते हैं कि लिखने की कला में एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन उनको मिला हुआ था। By the middle 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed। यानी कि जैसे जैसे अगर हम कहें तो मिडेवल जो मिडिल टाइम था 19th सेंचुरी का, तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस जो आ गई थी, तो उसकी वजह से इन रिकॉर्ड्स की कई कई कॉपियाँ बनना शुरू होने लगी थी। ये एक इंडिया में कहा जाए तो नेशनल आर्किव्स है इंडिया का 1920 का। और जब दिल्ली इवेल्ट हुआ था तो नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल म्यूज़ियम या नेशनल आर्किव्स थे, वो सभी चीज़ें जो बनती थी वो जो वायसराय होते थे उनके जो पैलेस होते थे उसके आसपास ही बनते थे। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए ये सारे रिकॉर्ड्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, तो ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।